अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप ऑल स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कवर करा था। सही है, हमने डीपली उसको मुकम्मल तौर पर कवर करा था। अब जो है हम इसी सब्जेक्ट का नेक्स्ट चैप्टर डिमांड एंड एनालिसिस हम इसको कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पहले आपको बताऊं, ये जो चैप्टर है डिमांड एंड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस, ये दोनों चैप्टर आपके जड़ है इकोनॉमिक की। आपके इकोनॉमिक में टोटल ऑलमोस्ट 13 चैप्टर्स हैं। आपके इन बकाया 11 चैप्टर्स में हर जगह पर डिमांड और सप्लाई आएगा। जिसने डिमांड और सप्लाई को डीपली कवर कर लिया ना, समझें उसने उसको बाकी सारे चैप्टर्स का 40 to 50% कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाली वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, लेकिन डीपली हम हर चीज़ को समझेंगे। जो चीज़ अगर इसमें नहीं भी है लेकिन इन टॉपिक्स के रिलेटेड है, मैंने वो भी इसमें सब अपने रजिस्टर में कवर करा है। इंशाल्लाह वो भी हम समझेंगे। तो ये है कि आपने इस चैप्टर को और अगले चैप्टर को जो हम इंशाल्लाह करेंगे डीपली समझना है और फुल फोकस के साथ। सही है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बताऊं, हमने लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था ये मेथड ऑफ इकोनॉमिक, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये डिमांड से रिलेटेड है। मतलब इसका सम टाइम ताल्लुक डिमांड से है। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर को कवर करने के बाद सेकंड चैप्टर को मैं आपको लास्ट में ये भी समझाऊंगा। ये फर्स्ट चैप्टर में था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, पहला इसमें हमें दिया हुआ है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड एंड एनालिसिस का पहला क्या है टॉपिक? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड। इसको करते हैं हम साइड में। देखें, डिमांड क्या है? डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का मतलब क्या है? तलब। सही है। इट रेफर टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इन अ गिवन टाइम पीरियड। अब डेफिनेशन को गौर से समझिएगा। देखें लिखा हुआ क्या है, कहता है इट रेफर्स, ये बोलता है टू अ क्वांटिटी, मिकदार ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब कोई भी गुड, यहाँ पे लफ्ज़ कमोडिटी लिखा हुआ है लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस। सही है। इट रेफर टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब खरीदने वाला, बायर, इज़ विलिंग, ले सकता है, एंड एबल, काबिल है, टू बाय, खरीदना, एट ईच पॉसिबल प्राइस, एक एक चीज़ को उसकी पॉसिबल प्राइस में रहते हुए या उसकी पॉसिबल प्राइस तलक, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इन अ गिवन टाइम पीरियड, उसके मौजूदा वक्त के अंदर अंदर। इट रेफर टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी डिमांड का मतलब है, डेफिनेशन का मतलब है कि कोई भी कंज्यूमर वो विलिंग है और एबल भी है कोई भी चीज़ खरीदने के लिए उसकी अपनी गिवन प्राइस के मुताबिक और उसके गिवन टाइम पीरियड के अंदर अंदर। तो इस चीज़ को कहते हैं सिंपली डिमांड। लेकिन ये कब सब करने के लिए इन तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है? डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, उसको उस चीज़ की लेने की चाहत भी हो, उसको उस चीज़ वो सर्विस लेने की, खरीदने की चाहत हो। दूसरी क्या है? मनी टू सेटिस्फाई द डिज़ायर, उसके पास पैसा हो कि वो अपनी चाहत को पूरा कर सके। तीसरी क्या है? विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, वो इस काबिल भी हो, उसके पास इतनी विलिंगनेस भी हो कि वो इस मनी को लगा पाए, स्पेंड मनी, खर्च कर पाए। ये तीन चीज़ें होंगी तब जाके ये डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। ये तीन चीज़ें नहीं है, डिमांड नहीं है। ये तीन चीज़ें हैं, डिमांड है। डिमांड क्या है? इट रेफर टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड। कोई भी खरीदार किसी भी चीज़ को लेने के लिए विलिंग भी हो और एबल भी हो। इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं है तो वो डिमांड उसकी है ही नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ही ये डेफिनेशन मुकम्मल होती है। कोई भी खरीदार किसी भी चीज़ को लेने के लिए विलिंग भी हो और एबल भी हो, उस चीज़, उस सर्विस, उस गुड की पॉसिबल प्राइस
में रहते हुए तो हम कहते हैं इसको डिमांड। अच्छा, डिमांड की हैं टाइप्स। आपके अपना चैप्टर में सिर्फ कहा गया है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड, लेकिन अगर हम इसको बिना इसकी टाइप्स के समझेंगे तो हमें डेफिनेशन सही से समझ नहीं आएगी। तो सही है, तो इसलिए मैंने इसकी ये टाइप्स भी लिखी हैं। पहली टाइप हमें क्या बताती है, कहता है प्राइस डिमांड। पहली टाइप क्या है, प्राइस डिमांड। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कंसर्न। अच्छा, ये मैंने गलती से कमोडिटी लिख दिया था, ये कमोडिटी नहीं है, ये है कंसर्न गुड एंड इट्स डिमांड। डिमांड जो है मेजर करती है उसके प्राइस पर। सही है, डिमांड चीज़ की प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। सिंपल अल्फाज में प्राइस डिमांड का मतलब क्या है, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कंसर्न गुड एंड इट्स डिमांड। डिमांड गुड या फिर सर्विस की प्राइस पर डिपेंड करती है, सिंपल है। सेकंड क्या है, इनकम डिमांड। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वहाँ पे क्या था, प्राइस डिमांड मतलब किसी गुड या सर्विस की प्राइस के ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। इनकम डिमांड में क्या है, कंज्यूमर की, आसान अल्फाजों में आवाम की सैलरी के ऊपर उसकी डिमांड डिपेंड करती है। इन अ सिंपल वे में आपको मैं समझाऊं, अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है तो वो मेहरान अफोर्ड कर सकता है, अपना अपना लैंड क्रूज़र अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी की 10 लाख रुपए सैलरी है तो वो मेहरान नहीं, लैंड क्रूज़र अफोर्ड कर सकता है। डिमांड का ताल्लुक इनकम से भी होता है। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर अ गुड। ठीक है। थर्ड क्या है, क्रॉस डिमांड। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन गुड एंड द डिमांड फॉर एन अदर गुड। दोबारा पढ़ें, क्या कहता है, क्रॉस डिमांड। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन गुड एंड द डिमांड फॉर एन अदर गुड। अब इसका मतलब क्या है, किसी एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाने से या कम हो जाने से दूसरी चीज़ की डिमांड पर भी असर पड़ता है। मिसाल है, आज 1 लीटर पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल, चलें यहाँ कार छोड़ो, यहाँ पे चलो बाइक लिखता हूँ। सही है, एक सेकेंड हैंड बाइक कितने की आती है, हद सही वाली 30,000 की। अगर आज 1 लीटर पेट्रोल 300 के बजाय 10,000 का हो जाए, सपोजिशन 10,000 का 1 लीटर पेट्रोल हो जाए, कोई भी बाइक कार खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। बाइक तो एटलीस्ट कोई खरीदेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक कार तो सीएनजी पर भी चल जाती है, बाइक सीएनजी से कैसे चलेगी? वो एक जुगाड़ है, लेकिन वो उससे बाइक डैमेज होती है। हम समझने के लिए, बाइक चलती है पेट्रोल से। पेट्रोल हो गया 10,000 रुपये पर लीटर 300 से डायरेक्ट 10,000 पे हो गया। कोई भी बाइक नहीं खरीदेगा, सब साइकिल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। यहाँ पर बाइक की ना तो प्राइस बढ़ी है ना कम हुई है। बाइक की प्राइस वही है, सेकेंड हैंड बाइक 30,000 की ही मिलेगी, लेकिन फिर भी बाइक की डिमांड गिर गई। क्यों? पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। पेट्रोल पर लीटर 10,000 का हो गया। तो एक चीज़ के बढ़ने से उसी से रिलेटेड अनदर गुड की डिमांड भी कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। फोर्थ हमारे पास है ज्वाइंट डिमांड। क्या कहता है, इफ़ वी यूज़ 2 or more good in order to satisfy a particular want and it's also called complementary demand। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, जॉइंट डिमांड का सेकंड नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या जॉइंट डिमांड क्या होता है कि हम किसी एक चीज़ को, मतलब हमें कोई एक चीज़ की, हमें किसी एक चीज़ की डिमांड है, लेकिन उस एक चीज़ को पूरा करने के लिए हमें मज़ीद 2 चीज़ों की डिमांड या 2 से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड मतलब उनको बाय या ऑक्यूपाई या कंज्यूम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, मैंने मोबाइल लिया तो मुझे चार्जर भी लेना पड़ेगा, मुझे हैंड फ्री भी चाहिए। तो सिर्फ एक मोबाइल की डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे मज़ीद कितने चार्जर लिया, मैंने हैंड फ्री लिया, मैंने ब्लूटूथ डिवाइस समथिंग अदर जो भी मैंने वो भी ली। क्या? इफ़ वी यूज़ 2 or more good in order to satisfy a particular want, मतलब किसी एक वांट को पूरा करने के लिए हमने इस्तेमाल करा 2 या 2 से मज़ीद गुड्स को, चीज़ों को, तब जाके हमारी वो एक डिमांड पूरी हुई। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है जॉइंट डिमांड।
इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। इसकी एग्जांपल क्या, मोबाइल और चार्जर। मोबाइल, अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे पास घर में मोबाइल है ही नहीं और मैं फ़जूल में मोबाइल चार्जर ले रहा हूँ। या अगर मैं मोबाइल लूँ और चार्जर ना लूँ, भाई मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या करूँगा मैं। तो हमें मोबाइल भी लेना है, हमें चार्जर भी लेना है, तब जाके बनेगा जॉइंट डिमांड। 5th नंबर पे क्या है, कॉम्पोसाइट डिमांड। अच्छा हमें क्या बताता है, इट रेफर टू द डिमांड फॉर वन गुड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई 2 और मोर वांट्स। अब अच्छा गौर करना, हर पिछली वाली टाइप अगली वाली टाइप से जुड़ी हुई होती है। हमें अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अब चीज़ों को याद नहीं करो, चीज़ों को समझो। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी भी मैट्रिक तक चीज़ों को याद कराओ। अभी तो मैं आगे लेवल्स की पढ़ाई कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे वर्ड टू वर्ड याद भी करना पड़ता है, लेकिन इंटर तक मुझे नहीं याद कि मैंने चीज़ों को याद कराओ। मैंने हमेशा समझा और अपनी वर्डिंग में लिखा। आपको समझ में आ गया ना कि जॉइंट डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, अपना इनकम डिमांड क्या है, आप लिखते चले जाओगे। ठीक है, तो चीज़ों को समझो, समझ के करोगे काम आसान रहेगा। 5वें नंबर पे क्या है, कॉम्पोसाइट डिमांड। अच्छा ये हमें क्या अच्छा ऊपर क्या था, जॉइंट डिमांड में किसी एक चीज़ को पूरा करने के लिए हमें दूसरी चीज़ें भी लेनी पड़ रही हैं। कंपोसाइट डिमांड में क्या है, किसी भी हम एक चीज़ को ले लें ना तो उससे मज़ीद चीज़ें भी हो जाती हैं। कैसे, अच्छा कहता क्या है, हमें कहता है इट रेफर टू द डिमांड फॉर वन गुड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई 2 और मोर वांट्स। आसान अल्फाजों में मिल्क, दूध हमने लिया, हमने क्या ली, एक चीज़। अब दूध से दही भी बन जाती है, मक्खन भी बनता है और शायद मेरे ख्याल से घी भी बनता है। ठीक है, हमने लिया तो एक ही गुड, हमने एक ही वांट ली, एक ही गुड लिया, एक ही कमोडिटी ली, लेकिन उससे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई 2 और मोर वांट्स। हमें एक चीज़ से मज़ीद 2 या 2 से ज़्यादा वांट्स पूरी हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्पोसाइट डिमांड। 6ठे नंबर पर है डायरेक्ट डिमांड। व्हेन अ गुड इज डिमांडेड फॉर इट्स डायरेक्ट कंजम्पशन इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का क्या मतलब है कि हमने कोई चीज़ ली, उससे सिर्फ एक ही काम हो सकता है बस। हमने मोबाइल लिया, मोबाइल से हज़ारों काम हो रहे हैं। हमने बाइक ली, बाइक से हज़ारों काम हो रहे हैं। बाइक में पेट्रोल डल रहा है, ऑयल डल रहा है, ऑयल हम डलवा रहे हैं, बाइक से हज़ार काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने पिज़्ज़ा लिया फॉर सपोज़, बर्गर लिया, हमने समथिंग कोई भी, हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली। अच्छा डायरेक्ट डिमांड में दूध नहीं आएगा, क्यों, दूध मिसाल है कंपोसाइट डिमांड की, क्योंकि दूध से मज़ीद चीज़ें बन रही हैं। लेकिन पिज़्ज़ा हमने लिया, पिज़्ज़ा हम खाएंगे, अगर बच भी गया उसका हम क्या करेंगे, हम फेंक देंगे, किसी और को देंगे, वो खा लेगा बस। हमने कोल्ड ड्रिंक ली फॉर सपोज़, हमने पी, अगर मिसाल है बच गई, हम फेंक देंगे या किसी और को देंगे। कोल्ड ड्रिंक का और हम क्या बना सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का फर्दर क्या यूज़ है। लेकिन दूध का फर्दर यूज़ है, दूध से मज़ीद चीज़ें बनती हैं, कोल्ड ड्रिंक से कुछ नहीं बन रहा। तो हर कोई भी ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट डिमांड हो, जिससे सिर्फ एक काम पूरा हो सकता हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। मैं जो है आपको बिल्कुल क्लियरली और डीपली लफ्ज़ों में इसलिए भी समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ठीक है, अच्छा जी 7वें नंबर पे क्या है, ड्राइव डिमांड। ये हमें क्या कहता है, इट्स रेफर टू द डिमांड फॉर वन कमोडिटी या वन गुड। कमोडिटी की जगह आप गुड भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इट्स रेफर टू द डिमांड फॉर वन कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ डिमांड फॉर अनदर। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी और काम में इस्तेमाल नहीं हो रही हो, मतलब सीमेंट मैंने लिया, सीमेंट से मैं क्या करूँगा, घर बनाऊँगा, कोई भी चीज़ बनाऊँगा, मतलब एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ किसी एक चीज़ से ही बन रही हो, किसी और चीज़ से नहीं बन सकती। घर है, घर ईंटों से ही बनेगा, घर पत्थरों से नहीं बनेगा। मतलब जिस तरह हम जो शहरों में जो घर बनाते हैं वो बनेगा ईंटों से ही। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, ड्राइव डिमांड। एंड द लास्ट वन इज़ कॉम्पिटिटिव डिमांड। ये हमें क्या बताता है, कहता है those goods in which an increased price in one good increased demand for the another good is also called an substitute goods। अच्छा कॉम्पिटिटिव डिमांड को सब्सटीट्यूट गुड भी कहा जाता है।
मिसाल के तौर पर सब्स्टिट्यूट का मतलब पहले समझिए, सही है। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या था, यहाँ पे था ना कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ ये रहा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या था, एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक हो। मेरे लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंकेड हो। मोबाइल चार्जर से लिंक है, चार्जर के बिना मोबाइल बेकार है, मोबाइल के बिना चार्जर बेकार है। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सही है। जैसे घर की मिसाल ले लिया हमने, ऊपर ये सीमेंट की मिसाल दी ना, ईंटों के बगैर सीमेंट बेकार है, सीमेंट के बगैर ईंटें बेकार हैं घर बनाने के लिए। लेकिन सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक राशन की दुकान है, एक गली में दो दुकान है राशन की, सही है। एक जो है आटा दे रहा है 10 रुपये पर केजी, दूसरा दे रहा है 20 रुपये पर केजी। अब सब्स्टिट्यूट बहुत हैं, ठीक है, आटे के सब्स्टिट्यूट बहुत हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब हर जगह अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। मिसाल है, वो अगर 10 रुपये का दे रहा है, वो 20 रुपये का दे रहा है, तो मैं 10 रुपये वाले के पास जाऊँगा, मैं उसको छोड़ दूँगा। इसी तरीके से पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक, अगर आज पेप्सी अपनी पेप्सी अपनी प्राइस बढ़ा दे, पेप्सी की 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक 200 की जगह 500 की हो जाए, हर कोई जो है यहाँ पे मैंने कोका कोला लिखना था, मैंने कोल्ड ड्रिंक लिख दिया, ठीक है। हर कोई कोका कोला लेगा फिर। फॉर सपोज स्प्राइट का सब्स्टिट्यूट क्या है, 7 अप। पेप्सी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कोका कोला, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो बढ़ जाए तो लोग उसके चीपर की तरफ जाएंगे, उससे कम पैसों वाली में उस चीज़ के मज़े लेने जाएंगे। आसान अल्फाजों में, कम पैसों में बड़ी महंगी चीज़ के सस्ते लेने जाएंगे। आसान अल्फाजों में कॉम्पिटिटिव डिमांड और सब्स्टिट्यूट गुड्स का यही मतलब है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको डिमांड और डिमांड की टाइप्स जो हैं वो समझ आ गई होंगी। सेकंड वन जो आपका है इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड और कलेक्टिव डिमांड। तो हम इसको अब कवर अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल डिमांड नाम से पता लग रहा है किसी एक के बारे में, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड क्या कहता है, इट रेफर टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी या फिर गुड डेट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय प्राइस एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सेम टू सेम डिमांड वाली अपनी डेफिनेशन है ये, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आ गया, प्राइस का, ठीक है। फॉर सपोज मेरे वालिद साहब जाते हैं मार्केट में, सही है। उनको एक चीज़ मिल रही है, फॉर सपोज कोई भी चीज़ गुड मिल रहा है 10 रुपये पे, तो वो सिर्फ एक ही बाय करेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ उनको 8 रुपये में मिल रही है तो वो 2 बाय कर लेंगे। वही चीज़ अगर उनको 6 रुपये में मिलेगी तो हो सकता है वो 3 बाय कर लें। अगर 4 रुपये में मिले या 2 रुपये में मिले तो हो सकता है वो वही चीज़ 4 बाय कर लें या 5 बाय कर लें, ठीक है। तो ये है इंडिविजुअल डिमांड कि किसी भी पर्सन की जब वो मार्केट जाता है, वो विलिंग भी हो, एबल भी हो, लेकिन प्राइस की वजह से वो कम फिर ज़्यादा बाय करता है। तो इसको कहते हैं शेड्यूल, इस तरीके के लिखे हुए को। और इसको ग्राफ में जो हम मेंटेन करते हैं उसको कहते हैं कर्व, ठीक है। पेपर, अच्छा एक चीज़, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्या पेपर में ग्राफ बनाना होता है। जी नहीं, पेपर में ग्राफ या ग्राफ नहीं बनाना होता। हो सकता है शेड्यूल बनाना हो, लेकिन ग्राफ जो है हम अपने समझने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो चलें इसको हम इस शेड्यूल को हम ग्राफ पे मेंटेन करते हैं। ग्राफ आप ना भी बनाएं कोई मसला नहीं है। ग्राफ उस टीचर जो है स्टूडेंट को जस्ट ये शेड्यूल समझाने के लिए बनाता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस पर, अच्छा इसको कहते हैं एक्सेस, सही है। ये जो लकीर है ना, इसको कहते हैं एक्सेस। वाई एक्सिस पर आती है प्राइस, एक्स एक्सिस पर आती है डिमांड एक्सेस, ठीक है। अच्छा, और ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इसको हम मेंशन करते हैं 0 से। स्टार्टिंग हमेशा सबसे कम नंबर वाले से होगी, ठीक है। भले आप प्राइस का लिख रहे हो या डिमांड का लिख रहे हो। सबसे पहले हम चलो वाई एक्सिस पर लिखते हैं प्राइस का। प्राइस सबसे छोटे से शुरू करेंगे तो क्या है, 2, फिर क्या है 4, फिर क्या है 6,
फिर क्या है 8, उसके बाद क्या है 10, और डिमांड पे क्या है 1, सबसे छोटे से 1 2 3 4 5, ठीक है। मेरे वालिद साहब गए मार्केट में, उनको एक चीज़ मिल रही है 10 रुपए की, तो वो कितनी बाय करेंगे? एक। वो कितनी बाय करेंगे? सिर्फ एक। वही चीज़ उनको 8 रुपए में मिल रही है, तो वो ग्राफ में 8 रुपए में कितनी बाय करेंगे? अगर अगर आपने शेड्यूल को सही बना दिया ना, तो आप ये ग्राफ पे भी बना लोगे। ग्राफ बनाने में बड़ा मज़ा आता है, इसको अगर समझ के बनाया जाए ना। अगर उनको 6 रुपए में कोई चीज़ मिल रही है, तो वो कितनी बाय कर लेंगे? वो 3 बाय कर लेंगे। अगर उनको 4 रुपए में वही चीज़ मिल रही है, तो वो कितनी बाय कर लेंगे फिर? 4 बाय कर लेंगे। अगर उनको 2 रुपए में मिल रही है, तो वही चीज़ वो कितनी बाय कर लेंगे मेरे लिए? 5 बाय कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को बनाते हैं शेड्यूल को देखते हुए। इंडिविजुअल समझ में आ गया एक पर्सन पर। सेकंड है हमारे पास कलेक्टिव डिमांड। अच्छा, कलेक्टिव डिमांड को मार्केट डिमांड भी कहा जाता है। अगर पेपर में आ गया मार्केट डिमांड, आप कहोगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो पता नहीं क्या आ गया। मार्केट डिमांड क्या होता है? तो नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। सही है, बुक में तो लिखा हुआ है कलेक्टिव डिमांड, लेकिन पेपर में क्या पता पूछ ले मार्केट डिमांड बताओ, तो अच्छा, इसीलिए मैं अगर किसी चीज़ का दूसरा नाम भी है तो मैं वो भी साथ में मेंशन कर देता हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो पेपर में। कलेक्टिव डिमांड का दूसरा नाम क्या है? मार्केट डिमांड। नाम से पता चल रहा है कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का नहीं, हम मार्केट की बात कर रहे हैं। मार्केट में डिमांड क्या चल रही है? कहता है इट रेफर टू डिफरेंट क्वांटिटीज फॉर ऑफ अ कमोडिटी that all the consumer are willing and able to buy at a given price during a period of time। ठीक है, एक जगह है मेरे वाले साहब, एक जगह है आपके वाले साहब, दोनों जाते हैं मार्केट में एक साथ। प्राइस अगर कोई गुड है वो 10 रुपये भी मिल रही है, तो मेरे वाले साहब एक बाय कर रहे हैं। हो सकता है आपके वाले साहब की सैलरी ज़्यादा, उनकी इनकम ज़्यादा, उनके सोर्सेज ज़्यादा हो, तो वो 10 रुपये में रहते हुए ही उस चीज़ को 2 बाय कर लें। अगर वही चीज़ 8 रुपये की हो जाए, तो मेरे वालिद साहब 2 बाय कर लेंगे, लेकिन हो सकता है आपके वालिद 4 बाय कर लें। वही चीज़ अगर 6 रुपये की हो जाए, तो मेरे वालिद 3 बाय कर लें, लेकिन हो सकता है आपके वालिद साहब 6 बाय कर लें, वही चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर लें। बेस करती है, जैसे हमने टाइप्स ऑफ डिमांड में भी पढ़ा ना, ये देखें क्या था, इनकम डिमांड। क्या कि चीज़ों की डिमांड उनकी सैलरी पर, उनकी इनकम पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप समझ आया, ये जो बी वाले फादर हैं आपके वालिद, समझ आया कि वो टाइप ऑफ डिमांड, मैंने सारी टाइप ऑफ डिमांड क्यों पढ़ाई थी। बुक में तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको फिर भी पढ़ाई, क्योंकि आगे काम आई। अब देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाई ना इनकम ऑफ डिमांड, काम आ गया ना मार्केट डिमांड में। अगर वो ना पढ़ाई होती तो यहाँ पे मुझे दोबारा वही चीज़ समझानी पड़ती, लेकिन इसलिए मैंने पहले आपको टाइप ऑफ डिमांड में समझा दिया। ऐसे इसी तरह अगर उसी वही गुड जो है 2 रुपये की हो जाए, तो हो सकता है मेरे वालिद साहब 5 बाय कर लें, लेकिन हो सकता है आपके वालिद 10 बाय कर लें। तो टोटल मार्केट डिमांड क्या बनी? दोनों को प्लस करके, यहाँ जितनी मेरे वालिद ने बाय की उतनी आपके वालिद ने बाय की, तो कितना हुआ? 3 2 4 6, 3 और 6 9, 4 और 8 12, 5 और 10 15। मार्केट में टोटल डिमांड कितनी बनी? यहाँ पे तो इंडिविजुअल डिमांड थी ना, तो हमने ग्राफ में भी इंडिविजुअली लिखा, लेकिन मार्केट डिमांड में आके हमने इंडिविजुअल नहीं देखना। किस प्राइस पर ओवरऑल, मेरे लफ्ज़ों पर और हाथ के इशारे पर गौर करें, किसी भी गुड की जितनी प्राइस पर ओवरऑल मार्केट डिमांड क्या बनी। समझ आया? इंडिविजुअल डिमांड में क्या था? कितनी प्राइस पर कितने का ख़रीदा, बस। मार्केट डिमांड में क्या होता है कि हम ओवरऑल चीज़ों को मेजर करते हैं, किसी भी गुड या सर्विस कितनी प्राइस पर ओवरऑल जो मार्केट डिमांड बनी वो कितनी है। समझ आया बात को? अब चलो मैं आपको ग्राफ पे भी इस पर समझाता हूँ, तो आपको ये शेड्यूल मुकम्मल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस पर हम क्या लिखते हैं? प्राइस। एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखते हैं? डिमांड। अल्लाह, सही है। तो
प्राइस मैंने बैकअप पे क्या समझाया था आपको, हमेशा छोटे नंबरिंग से शुरू करेंगे। तो सेंटर पॉइंट आता है 0। प्राइस सबसे पहले हम लिखते हैं कितनी है, 2 4 6 8 10। डिमांड कितनी भी लिखेंगे, अब मैंने मार्केट डिमांड है ना, तो हम इंडिविजुअली नहीं लिखेंगे, हम ओवरऑल लिखेंगे, ओवरऑल डिमांड कितनी है। छोटे नंबर से शुरू करेंगे, 3 6 9 12 15। ठीक है। अब अगर किसी चीज़ की प्राइस 10 है तो ओवरऑल मार्केट उस चीज़ को कितना बाय कर रही है, 3% बाय कर रही है, मतलब तीन अपना ले। अच्छा, ये ग्राफ जो है ना, ये मैं बस विदाउट स्केल के बना रहा हूँ, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ठीक है। अगर किसी गुड की प्राइस 8 रुपये है, तो मार्केट में वो चीज़ कितनी सेल हो रही है, 6 सेल हो रही है, मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही है, 6। इसी तरह अगर किसी गुड की प्राइस 6 रुपये है, तो वो टोटल 9 तादाद में सप्लाई हो रही है। किसी गुड की प्राइस 4 रुपये है, तो वो जो है 12 रुपये पे 12 क्वांटिटी में सेल हो रही है। किसी की प्राइस 2 रुपये है, तो वो जो है लोग क्वांटिटी में 15 खरीद के जा रहे हैं। ओवरऑल मार्केट डिमांड। ठीक है। उम्मीद है अब तक इंडिविजुअल डिमांड और कलेक्टिव डिमांड भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है। अच्छा, वीडियो लॉन्ग होगी, वीडियो बिल्कुल लॉन्ग होगी, लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियोस बना के टाइम ज़ाया अपना ना आपका करना है। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपके 13 चैप्टर थे और मैं 13 वीडियोस में ही ओवरऑल लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा। फिर वीडियो 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, आपकी मर्ज़ी है, आपने देखना है, पढ़ना है, देखें, नहीं देखना ना देखें। ठीक है। किसी पर भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। पहले चैप्टर पे मैंने आपको पहले चैप्टर की वीडियो ओवरऑल कोई 25 से 30 मिनट की ही है। वो इसलिए क्योंकि पहला चैप्टर आता नहीं है इतना, और वो मैंने इतना डीपली कवर नहीं किया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर में आएगा भी तो 10% आएगा बस। इकोनॉमिक की डेफिनेशन पूछ लेगा, इसको पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट्स बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन डिमांड और सप्लाई जड़ है इकोनॉमिक की बेस है, रीढ़ की हड्डी है ये डिमांड एंड सप्लाई। इसको समझ लिया, पेपर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। पेपर में अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछे डिफाइन डिमांड एंड आल्सो एक्सप्लेन इन डिटेल लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। तो डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड एक साथ आ सकता है। लॉ ऑफ डिमांड समझने से पहले आप समझो सेटरस पेरिबस किसको बोलते हैं। ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, सेटरस पेरिबस, इसका मतलब होता है ऑल द अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट या बीइंग कांस्टेंट। सेटरस पेरिबस जहाँ भी लिखा हुआ हो ना, समझो इसका मतलब है ऑल द अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट या ऑल द अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। मतलब जब यहाँ सारी चीज़ें सेम हो, मतलब कि हिले नहीं बिल्कुल भी, सारी चीज़ें सेम हो। ये पेन कब से इधर रखा हुआ है, ये इधर कांस्टेंट ही है जब तक इसको मैंने हिलाया नहीं। ये हिल गया, ये कांस्टेंट नहीं रहा, अभी दोबारा ये कांस्टेंट हो गया। मतलब ऑल द अदर थिंग रिमेन या बीइंग कांस्टेंट, उसको बोलते हैं हम सेटरस पेरिबस। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है, ऑल द अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स। अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, फिर अगर किसी चीज़ की प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। व्हेन द प्राइस राइजेज द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज, और जब प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इट शो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये QD जो है मतलब क्वांटिटी डिमांड। अब देखिए, एक चीज़ को समझिएगा, सही है। पहले तो आप ये समझो डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, सही है। किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी, उसकी डिमांड कम हो गई, तो ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। किसी चीज़ की प्राइस कम हुई, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो इनवर्स रिलेशनशिप। किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, इनवर्स रिलेशनशिप। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, प्राइस बढ़ी, डिमांड भी बढ़ गई, डायरेक्ट।
प्राइस कम हुई, डिमांड भी कम हो गई। इसमें झोल नहीं है। इन्वर्स क्या है, प्राइस एक चीज़ की प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है, प्राइस बढ़ी, डिमांड भी बढ़ गई, प्राइस कम हुई, डिमांड भी कम हो गई। तो ये होता है इन्वर्स, ये होता है डायरेक्ट। वापस आते हैं डेफिनेशन की तरफ। कहता है ऑल द अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल एंड द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज एंड व्हेन द प्राइस राइजेज द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, किसी चीज़ की प्राइस कम होगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इतना ही बोलता है बस, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन वो तब कब होगा, जब ऑल द अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम हो ना। अब वो बाकी सारी चीज़ें कौन सी, अजम्पशंस। देखिए अब ये अजम्पशंस भी जो है ना, ये उसमें नहीं थी, जहाँ तक मैंने बुक देखा ना उसमें नहीं था, या शायद हो, लेकिन मैंने फिर भी लिखा। क्यों, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। मैं आपको ये समझा दूँ, ये नहीं समझाऊँ, तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत रहेगा कि यार सही समझ नहीं आया। लेकिन अगर मैं ये भी समझाता हूँ तो आपका डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। किसी भी डेफिनेशन की टाइप या एग्जाम्पल को समझने से फ़ायदा ये होता है कि खुद वो डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर हो जाती है। अजम्पशन, अच्छा लॉ ऑफ डिमांड समझ आ गई ना, क्या है, किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। आज ही अगर ये पेन अगर 20 रुपये का है तो मैं 10 खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर ये 100 रुपये का हो जाएगा तो मैं एक ही खरीदूंगा बस। आसान अल्फाजों में यही है लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशन इसकी क्या है, कंज्यूमर इनकम। ये डिपेंड किस किस पे करती है। ठीक है, कंज्यूमर इनकम क्या, कंज्यूमर इनकम मतलब इफ़ इनकम इंक्रीजेज कंज्यूमर माइट बाय मोर इवन एट अ हाई प्राइस। अगर किसी की इनकम ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है, तो भले ही आलू या अपना अमरूद, कोई भी फ्रूट 1000 रुपये भी किलो होगा ना, वो और ज़्यादा भी बाय कर सकता है। लेकिन क्यों, क्योंकि उसकी सैलरी 1 लाख 2 लाख है। लेकिन अगर इसी के अपोजिट किसी की सैलरी ही 20-25 हज़ार है, तो वो 1 किलो 1000 रुपये का है तो वो आधा किलो लेके जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड में कंज्यूमर इनकम डिपेंड करती है। ठीक है। सेकंड अजम्पशन क्या है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। मतलब दूज गुड्स दैट कैन बी रिप्लेस ईच अदर। मतलब पेट्रोल और सीएनजी। मिसाल है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस हाई हो गई, गाड़ियों में सीएनजी भी डलती है, लोग सीएनजी पर आ जाएंगे। क्या हुआ, सब्सटीट्यूट। मैंने लफ्ज़ समझाया था ना, किसी एक चीज़ के बढ़ जाने से, बैकअप पे मैंने समझाया था ना, किसी एक चीज़ के बढ़ जाने से लोग उसके सस्ती वाली चीज़ पर जाएंगे उस महंगी चीज़ के सस्ते लेने के लिए। मैं जो जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ उन लफ्ज़ों की गहराई को समझना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, अगर किसी एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग उसकी सस्ती वाली चीज़ जाके लेंगे उस महंगी चीज़ के सस्ते लेने के लिए। गाड़ी पेट्रोल में ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा एवरेज देती है एज़ कम्पेयर टू सीएनजी। लेकिन अब क्या करें, पेट्रोल है ही 10,000 रुपये लीटर हो गया है, तो ज़ाहिर है हम सीएनजी पर जाएंगे। क्यों, सीएनजी पेट्रोल से सस्ती है और गाड़ी सीएनजी पर भी चलती है। हमारा मकसद क्या है, गाड़ी को चलाना। तो ये क्या है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, दूज गुड्स दैट कैन बी रिप्लेस ईच अदर। थर्ड अजम्पशन तो इसकी बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको 3-4 लिखवाई हैं ताकि आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। अजम्पशन बेसिकली आती नहीं है पेपर में, लेकिन माइट भी पॉसिबल आ जाए। यहाँ मैंने इसलिए लिखवाई है ताकि आपकी डेफिनेशन क्लियर हो। मैं चाहता तो 7-8 भी लिखवा देता, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या है, if the price of complement good changes it can be affect the demand independently of the product on price। अब एक बात को समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट का मैंने मतलब क्या समझाया था, हर चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक है। जैसे टाइप में आया था ना जॉइंट डिमांड, देखिए यहाँ पर भी डिमांड की, वो डिमांड की टाइप काम आ गई। मैंने समझाया था ना जॉइंट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री भी डिमांड भी बोला जाता है। वही सेम चीज़ इधर है, सेम टू सेम। हर चीज़ दूसरी चीज़ से लिंकड होती है। जो भी अगर हम किसी चीज़ को डिमांड में लेते हैं ना, कार पेट्रोल या सीएनजी से लिंकेड है। ठीक है, बाइक पेट्रोल से लिंकेड है। बाइक ना हो तो पेट्रोल का हम क्या करेंगे, पेट्रोल ले लें, बाइक ना हो तो पेट्रोल का क्या करेंगे।
तो इफ़ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड चेंजेस इट कैन बी अफेक्ट डिमांड इंडिपेंडेंटली द प्रोडक्ट ऑन प्राइस। अगर आज ही पेट्रोल, वही वाली बात जो मैंने वहाँ एग्जाम्पल में समझाई थी ज्वाइंट डिमांड में, अगर पेट्रोल 10,000 रुपये लीटर हो जाए तो कार कोई भी नहीं लेगा, बाइक कोई भी नहीं लेगा। क्यों? जब बाइक सेकेंड हैंड बाइक आती है 30,000 की है, 10,000 लीटर पेट्रोल हो गया, हम कितना लीटर डलवाएंगे? 1 लीटर शहर का चक्कर काट के आती है, मतलब 2 शहर के चक्कर अगर हम काट कर आएँ तो दूसरी बाइक खरीद लें तो कोई भी नहीं लेगा। इसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस क्या होता है? आपको अगर याद हो 2019 में लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में हर किसी ने डबल डबल राशन लेके अपने घर पे रख लिया था। क्यों? डर आ गया था यार, लॉकडाउन लग गया, न जाने कितने साल चले, कितने महीने चले, राशन खत्म हो गया, दुकानें बंद है, क्या करेंगे? डर आया। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, इफ़ द पीपल थिंक द प्राइस विल गो अप सून दे मे बाय मोर इवन इफ द प्राइस इज हाई टुडे। अगर अगर आज ही मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए, ठीक है, मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए और आटा आटा अगर आज, या चलो पानी, अगर नहीं चले, पानी छोड़े, पानी हर जगह अवेलेबल होता है, अगर आटे की मिसाल लेते हैं, अगर आटा आज 10,000 रुपये किलो भी होगा ना, 10,000 किलो, लोग खरीदेंगे। अब क्या हुआ? आटे की कीमत कम या ज़्यादा नहीं हुई, मार्शल लॉ की वजह से आटे की डिमांड बढ़ गई। अगर आज आटा महंगा है तो लोग फिर भी पागलों की तरह खरीद रहे हैं। क्यों? उनको ये डर है मार्शल लॉ लग गया है, कोविड-19 आ गया है, मुल्क में थर्ड वॉर शुरू हो गई है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, समटाइम किसी चीज़ की डिमांड इस वजह से भी बढ़ती है क्योंकि हमें ये खतरा होता है कि फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है, तो हम पहले से इस चीज़ को कंज्यूम कर लें ताकि हमें मुश्किल ना हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सही से समझ आया होगा। अच्छा, अब आगे है चेंज इन डिमांड। आपका इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन डिमांड। दोबारा वही चीज़ आपके इसमें सिर्फ दी हुई है चेंज इन डिमांड, जबकि चेंज इन डिमांड और क्वांटिटी डिमांड दोनों एक साथ पढ़ाई जाती हैं। आपकी बुक में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं है, या शायद हो भी, तो इसीलिए मैंने चेंज इन डिमांड के साथ आपको क्वांटिटी डिमांड भी यहाँ लिखा है। इंशाल्लाह हम इसको भी कवर अप करते हैं। चेंज इन डिमांड क्या है? अच्छा, पेपर में ये हो सकता है कि ये आ जाए राइट डाउन डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही आता है कमोबेश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चेंज इन डिमांड क्या है? कहता है इट हैपन व्हेन चेंज इन अदर फैक्टर द प्राइस ऑफ गुड इज स्टिल सेम। ये कब होता है? जब कोई अदर फैक्टर आ जाए, उसकी प्राइस वही रहेगी। यही चीज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस आ गया चेंज इन डिमांड में। अगर आटा आज, अगर चलो पेट्रोल की मिसाल लेते हैं, ठीक है, अगर पेट्रोल आज 300 रुपये लीटर है, लेकिन अगर पूरे मुल्क गवर्नमेंट ये ऐलान करते हैं कि हम आज के बाद किसी भी मुल्क से पेट्रोल की एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में पेट्रोल लेकर घर पे रख लेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को ये खतरा हो गया यार, अब तो आने वाले 5-6 महीनों तक पेट्रोल पाकिस्तान लेगा ही नहीं, पेट्रोल शॉर्ट हो जाएगा, तो हम पहले से ले लें। क्या हुआ? प्राइस ऑफ गुड स्टिल सेम। लफ्ज़ों पर गौर करें, गुड पेट्रोल की प्राइस वही है, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। किस वजह से? मुल्क गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया हम पेट्रोल की एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई। चेंज इन डिमांड मतलब इट हैपन व्हेन चेंज इन अदर फैक्टर, किसी दूसरे फैक्टर की वजह से। यहाँ पे दूसरा फैक्टर क्या है? गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया हम पेट्रोल नहीं खरीद रहे, द प्राइस ऑफ गुड स्टिल सेम। फिर भी पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया भाई नहीं खरीदना पेट्रोल, तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। ना पेट्रोल वालों ने पेट्रोल की प्राइस को कम किया, ना वो फ्री में दे रहे हैं, फिर भी लोग गैलन की गैलन भरा के जा रहे हैं। ऐसा हुआ था कोविड-19 में। कोविड-19 लगा, लोग गैलन पेट्रोल भरा के लेके जा रहे थे। क्यों? पेट्रोल की प्राइस कम नहीं हुई, ना ही पेट्रोल फ्री में मिल रहा था, लॉकडाउन लग गया था, और क्या हुआ कि प्राइस पता नहीं हाई हो जाए, या यही वाला डर आ गया कि अब क्या पता आप महंगाई बढ़ जाए तो हम पहले से ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें। इसके बाद क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इट हैपन ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। वही वाली सेम मिसाल आ गई, यही प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, और जो वहाँ पे मैंने ज्वाइंट डिमांड वाली टाइप
किसी भी चीज़ की प्राइस अगर उसमें डिमांड आ रहा है या उसकी डिमांड बढ़ रही है उसकी ऑन प्राइस की वजह से, वही वाला कार और पेट्रोल वाली मिसाल कि अगर का अपना बाइक बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाए, बाइक मिसाल है 5,000 रुपये पे हो जाए, बाइक डायरेक्ट शॉप से 5,000 रुपये की ही मिल रही हो, तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे। तो बहुत सारे लोग जब खरीदेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग पेट्रोल भी डलवाएंगे, तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ना तो पेट्रोल की प्राइस कम हुई, ना ही पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, या वो ना तो वो फ्री में दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बाइकें खरीद ली, इस वजह से बहुत सारे लोग उसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो पेट्रोल की डिमांड इस वजह से ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। किसी एक चीज़ के कम या ज़्यादा होने से किसी दूसरी चीज़ पर असर पड़ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद है आपका मज़ीद सेकंड हमें क्या कहता है, ये भी हमने कवर अप कर लिया। अब कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, मतलब चलिए शुरू करते हैं। कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand measures the extent to which demand change due to change in price, income and price of related goods। आसान अल्फाजों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मतलब, किसी भी चीज़ की डिमांड में चेंज आता है, किन वजह से, प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मतलब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। टाइप में आ गया, क्या आ गया, जॉइंट डिमांड। मोबाइल लेंगे तो चार्जर भी लेंगे, मोबाइल लिया तो चार्जर की डिमांड भी बढ़ी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था अगर आपको डिमांड और ये सप्लाई जो अगला चैप्टर कराऊंगा ये आपने अगर बेस बना लिया ना, तो आपको ये पूरी बुक कवर करने में मसले ही नहीं है। हर चीज़ दूसरी चीज़ से लिंकेड है। अब देखें मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इलास्टिसिटी, लेकिन फिर भी जॉइंट डिमांड वाली टाइप यहाँ पे भी लग गई। क्या, क्यों, कैसे लगी, क्या कहता है, डिमांड चेंज होती है किन किन वजहों से, प्राइस से, इनकम से, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस से चेंज होती है, इनकम से चेंज होती है, तो हर चीज़ दूसरी चीज़ से लिंकेड है। आसान अल्फाजों में वही इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। डिमांड चेंज होती है प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मज़ीद 3 टाइप्स हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स क्या हैं, प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इट मेजर द एक्सटेंट टू विच डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कंसर्न गुड। अगर किसी गुड की प्राइस कम हो गई तो लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्राइस हाई हो गई लोग कम बाय कर रहे हैं, किस वजह से, उसकी प्राइस की वजह से। इनकम में भी वही सेम कॉन्सेप्ट ही आ गया। फ़र्क कितना है, फ़र्क क्या है, सैलरी का। किसी शख्स की सैलरी ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, तो वो कम या ज़्यादा बाय कर रहा है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या मतलब, इट मेजर टू एक्सटेंट टू विच द डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अगर किसी अदर गुड की मतलब लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर बाइक सस्ती हो जाए 5,000 रुपये पे शोरूम से मिल रही हो, तो पेट्रोल की प्राइस या पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, बहुत सारे लोगों ने बाइकें ले ली, अब पेट्रोल की प्राइस कम नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाइकें ले ली ना, तो बहुत सारे लोग पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, पेट्रोल ज़्यादा सप्लाई होगा। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ एक्सपेक्टेशन ये मैं समझाना भूल गया लॉ ऑफ डिमांड में, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड के बाद पहले ये एक्सेप्शंस आती, फिर आती एजम्पशन। ये एग्जम्पशंस जो है ना, ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन समझना आपका ज़रूरी है पेपर के हवाले से। एग्जम्पशंस वो उस चीज़ को बोलते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड पे अप्लाई नहीं होती। मैंने आपसे क्या कहा, एक चीज़ बढ़ जाए तो वो उसकी डिमांड कम हो जाती है लॉ ऑफ डिमांड में, सही है।
एक चीज़ की प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्या था, लॉ ऑफ डिमांड। अब मेरी बात को समझिएगा। एग्जेम्पशन में पहली क्या आती है, वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स का मतलब होता है लग्जरी गुड्स। कुछ लोग सिर्फ शो ऑफ और दिखावा कराने के लिए महंगी चीज़ें लेते हैं, क्योंकि वो क्या दिखना चाहते हैं, लोगों से, आम लोगों से मुख्तलिफ दिखना चाहते हैं। आईफोन, सपोज करें 100 लोग हैं, उन 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जो खुद को लग्जरी दिखाना चाहते हैं, जो दूसरों से मुख्तलिफ दिखना चाहते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा बेहतर हैं, हम तुमसे ज़्यादा, तकब्बुराना अंदाज में अगर कह लिया जाए तो हम तुमसे आला हैं। वेबलिन गुड्स का मतलब क्या है, लग्जरी गुड्स। अब मेरी बात को समझिएगा कि ये एग्जेम्पशंस जो हैं ये लॉ ऑफ डिमांड में किस तरीके से अप्लाई नहीं होती। अगर अगर आज आईफोन की प्राइस 10,000 रुपये पे हो जाए, आईफोन लोग क्यों खरीदते हैं, महंगा है, लग्जरी आइटम है, भाई इसके बाद तो आईफोन है यार, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो शो ऑफ है, ये या अमीर है बहुत। अगर आज आईफोन 5,000 रुपये पे हो जाए, क्या ये 40% जो लोग हैं, जो ये 40 लोग हैं, ये आईफोन लेंगे? ये बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका माइंड ऑफ थॉट क्या है, हमें लोगों से मुख्तलिफ दिखना है, हमें लोगों से अमीर दिखना है। आईफोन तो 5,000 का मिल रहा है यार, हम तो 2 लाख वाला सैमसंग लेंगे, तभी हम, लोग हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे यार इसके पास तो 3 लाख रुपए वाला सैमसंग का फ़ोन है। तो ये 5,000 वाले आईफोन की जगह 2 लाख वाला सैमसंग जाके लेंगे। तो अब समझ आई ये चीज़ लॉ ऑफ डिमांड में क्यों अप्लाई नहीं हो रही। क्यों? लॉ ऑफ डिमांड में क्या कह रहा था, किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ तो आईफोन की प्राइस 5,000 रुपये हो गई, फिर ये 40 लोग क्यों नहीं खरीद रहे आईफोन? क्यों? ये अलग दिखना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हम तो अमीर दिखना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आई कि लॉ ऑफ डिमांड में ये एग्जम्पशंस क्यों अप्लाई नहीं हो रही। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से लफ्ज़ों को सुनिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, कि किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाए, किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पर आईफोन की प्राइस 5,000 रुपये हो गई, फिर भी ये 40 लोग आईफोन नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि ये अमीर दिखना चाहते हैं। तो ये चीज़ आ गई वेबलिन गुड्स में, और मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है, डजेंट अप्लाई लॉ ऑफ डिमांड। एग्जम्पशंस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती। थर्ड, दूसरा हम क्या लेते हैं, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब आसान अल्फाजों में मतलब है लेक ऑफ नॉलेज। मतलब किसी चीज़ को, किसी इंसान को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। हम मॉल में गए, हमें हमें एक कपड़े का जोड़ा 5,000 रुपये में मिल रहा है मॉल में। हम कह रहे हैं यार ये तो 5,000 का महंगा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छी क्वालिटी का होगा। सेम टू सेम वही चीज़ बाहर 2,000 की मिल रही है, लेकिन हमने वहाँ से नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो ठेले वाला दे रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि ठेले वाला जो है वो यार ये ठेले से बेकार क्वालिटी में मिल रहा होगा, हम इससे क्यों खरीदें। लेकिन हमने वही चीज़ मॉल से ख़रीद ली। क्यों? यार बड़ा मॉल है, अच्छी क्वालिटी रखी हुई होगी। मतलब लैक ऑफ नॉलेज नहीं हो। अगर किसी को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो फिर वो, उस पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती। अगर उसको नॉलेज होती तो वही क्वालिटी की चीज़ मॉल से बाहर 2,000 की मिल रही है, लेकिन उसने वहाँ से नहीं खरीदी। ठीक है। थर्ड पे आता है गिफिन गुड्स, इट्स टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। सही है। और इसका प्राइस इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव होता है। किसी एक चीज़ के बढ़ने से किसी दूसरी की भी चीज डिमांड बढ़ जाए, आसान अल्फाजों में। ठीक है। फॉर सपोज कोई चीज़ है, वो उसकी उसकी प्राइस है ना, वो है 10,000। लेकिन अगर बाहर कोई ठेले वाला वही चीज़ 7,000 में दे रहा है, और चीज़ वही है, लोकल नहीं है, जो असल में जो 10,000 वाली चीज़ है ना, वही चीज़ वो 7,000 में दे रहा है, सेम टू सेम। लेकिन हमें शक आ जाएगा, यार ये 7,000 की कैसे दे रहा है, ये चीज़ तो 10,000 की है, हम नहीं खरीदेंगे। हम समझेंगे क्या, अबे यार लोकल माल होगा या इसने मिलावट की होगी। सेम टू सेम वही चीज़ है, चीज़ वही मार्केट से जो 10,000 की बेच रहा है ना, वही सेम टू सेम चीज़ वो ठेले वाला वहाँ से लाके अपने पास 7,000 की बेच रहा है, भले नुकसान करके बेच रहा है। लेकिन हम उस 7,000 से नहीं खरीदेंगे, हम 10,000 से जाके ही खरीदेंगे। क्यों? हमारे माइंड में ये थॉट बनी हुई है कि यार ये चीज़ 10,000 की है, ये 7,000 में कैसे दे रहा है, मतलब
ये लोकल चीज़ दे रहा है, इसमें मिलावट की होगी इसने लाजमी, तभी ये 7,000 में दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं गिफिन गुड्स। इसीलिए ये भी लॉ ऑफ डिमांड पे अप्लाई नहीं होता। फोर्थ है स्पेक्यूलेटिव, यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को स्पेक्यूलेटिव भी कहा जाता है, तभी मैंने यहाँ दोनों नाम लिख दिए ताकि आप पेपर में कन्फ्यूजन ना हो। सही है। इसका मतलब क्या है, व्हेन पीपल एक्सेप्ट प्राइस टू राइज फर्दर, वही फ्यूचर वाली एक्सपेक्टेशन सेम टू सेम। अब इसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करता दोबारा, यही वाली सेम टू सेम जो मैंने यहाँ समझाया ना, सेम टू सेम यही वाली चीज़ यहाँ पर है। ठीक है। अब जो है हम इंशाल्लाह अच्छा हमने जो है ये ओवरऑल कवर कर लिया है, जितने भी यहाँ पे लिखे हुए थे ये टॉपिक्स, मीनिंग भी हमने समझी, इंडिविजुअल डिमांड, कलेक्टिव या मार्केट डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने सब कवर कर लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है हम बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैंने इलास्टिसिटी पढ़ाते हुए नहीं समझाई, फार्मूला बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैंने वहाँ, अच्छा यहाँ मैंने लिखा था फार्मूला, लेकिन फिर मैंने हटा दिया। मैंने कहा कि आप मज़ीद आगे से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने सवाल देखा ना तो सवाल में लिखा हुआ ही था। तो फार्मूला क्या है इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फार्मूला किसका है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अच्छा, अब मैंने जितना कुछ भी आपको पढ़ाया है ना, जितना भी, आप ये पढ़ो, आप सवाल पढ़ो, आपको सारा वो समझ आएगा। आप सिर्फ जो भी मैंने पढ़ाया है ना, ये सारी चीज़ सवाल से रिलेटेड है। अब इसमें कौन कौन से सवाल आप नहीं करो, ठीक है, इसको छोड़ दो, बेकार है, नहीं आता पेपर में। ये आता है वाई डिमांड कर स्लोप लेफ्ट टू राइट, वाई, अच्छा ये देखो सवाल है, वाई आर डिमांड कर स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने क्या कहा, अगर किसी चीज़ की डिमांड कम, प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो ये है किसी चीज़, ये प्राइस का है ना, और ये क्या है, डिमांड का। अगर किसी की प्राइस कम हो गई तो उसकी लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ गई तो डिमांड मूव लेफ़्ट टू राइट। प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या हुआ, लेफ़्ट टू राइट वर्ड शिफ्ट हुई। लेकिन किसी चीज़ की प्राइस हाई हो गई, ठीक है, तो अब डिमांड क्या होगा, राइट टू लेफ़्ट, मतलब लोग कम बाय करेंगे। मेरी उंगली के इशारे को समझिएगा, लोग कम बाय करेंगे। सेम वही वाला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई आर डिमांड कर स्लो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा। मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आप जब सवाल ये करोगे ना, समझोगे, तो आपको टोटली माइंड में क्लियर होगा अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन टर्म एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, आप ये देखो, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन,